नमस्कार। साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। 2022 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद में 2022 अलविदा हो जाएगा। 2023 इंतजार कर रहा है, नया साल, नया उत्साह। हम सब इस साल के आगमन के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कोई ना कोई बात निश्चित करते हैं और ये मानते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे। क्या राजनीतिक दलों की भी अपनी कोई रेजोल्यूशन होनी चाहिए? क्या उन्हें जनता के हक में कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गीत धीर, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। गीत धीर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष गौतम जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सतीश जोशी जी। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। नए साल 2023 का आगमन हो रहा है। क्या उम्मीदें रखते हैं आप व्यक्तिगत रूप से 2023 से? 2023 ही नहीं बल्कि जब भी कोई साल जाता है और नया साल आता है तो सकारात्मक और रचनात्मक लोग हमेशा पॉजिटिव अप्रोच और सोच रखते हैं। राजनीतिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो या आर्थिक दृष्टि से हम लोग अच्छा सोचकर ही नए साल का आगमन करते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सबको आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और विदा होते साल की कर्कशता को छोड़ देने की अपील करता हूं। उम्मीद करते हैं राजनीतिक दलों से कि वे 2023 के विदा होते होते तक एक नई सरकार लेकर आएंगे। एक ऐसी सरकार जो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, एक ऐसी सरकार जो जनता की उम्मीदों को जो पूरी नहीं हुई है उसको पूरी करने का संकल्प ले, और एक ऐसी सरकार या एक ऐसी राजनीतिक सोच या दर्शन लेकर आए जो उम्मीदों के साथ साथ व्यवस्था में जो घुन लगी हुई है उसको मिटाने का नया संकल्प लेकर आए। राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे अपनी राजनीतिक आचार संहिता को खुद बनाएं, उस पर अमल करें और कैसा शासन और कैसा तंत्र लेकर आना चाहते हैं इस पर जरूर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस संकल्प को हम पूरा करने के लिए प्रयत्न क्या करते हैं। इस पर हम बातचीत आपसे करेंगे। गिरधीर जी, चूंकि आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी आप जो है वो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या लगता है कि आप क्या अपने आप में देखना चाहते हैं उपलब्धि, और फिर हम पार्टी की बात भी करें। देखिए, राष्ट्र की सेवा के लिए ही मेरी स्वयं की एक जो है विचारधारा बनी हुई है, और मैं राष्ट्र के जो निर्माण में जो हमारी भूमिका हो सकती है, भले ही वो गिलहरी बराबर हो, भले ही वो बहुत छोटी सी हो, लेकिन निश्चित रूप से उसको और सक्रिय रूप से कैसे जो है क्रियान्वयन किया जाए और समाज को हम क्या दे सकते हैं, हमने समाज से लिया ही है। हम जो विचारधारा हमारे मन में है राष्ट्रीयता की, उसको हम आगे बढ़ाएं और राष्ट्र को हम क्या दे सकते हैं जिससे हमारा योगदान जो है वो बच्चों के बीच में, महिलाओं के क्षेत्र में, बुजुर्गों के क्षेत्र में, समान जाति, अनुसूचित जाति, सभी वर्गों में, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि सकारात्मक पहल कुछ लेके आए इस क्षेत्र में काम करने के लिए और नई ऊर्जाओं के साथ में काम कर पाए। यही भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और यही रेजोल्यूशन है मेरी। बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टी आपकी है, भाजपा जो है लगातार सत्ता में है। आपको लगता है कि बावजूद इसके रेजोल्यूशन की आवश्यकता है आम जनता के हित में, आम जनता के हक में? देखिए, हमेशा जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे और बेहतर सेट करने की आवश्यकता हमेशा है और रहेगी। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें यहाँ देश में हमें सिखाई हैं, 2014 के बाद में देखिए हमारे यहाँ पर कई बार अफवाहें फैलाई गई, लेकिन यहाँ किसी प्रकार से कोई जो है विपत्ति आने पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये सब चीजें और एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं। आज हम जो है विश्व में टॉप 4 में आते हैं, चाहे हम जीडीपी की बात करें। ये कोरोना पैंडेमिक के बाद की बात है। देखिए, कई देश तो बर्बाद हो चुके हैं और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो नीलाम होने की कगार पे आ गए, वहीं हम प्रगति कर रहे हैं। तो हमारी जो स्टैंडर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाती है तो हम पहले से और बेहतर कार्य किस तरीके से कर पाए और हम जो कार्य कर रहे हैं उसको और ज्यादा जनता के प्रति किस प्रकार से पहुंचाएं, जनता की सेवा और बेहतर कैसे करें, इसके ऊपर हम काम करेंगे। निश्चित रूप से जनता की सुरक्षा प्रतिबद्धता के लिए भी हम कार्य करते आए हैं, लेकिन
जनता की प्रगति भी हमारा लक्ष्य है। हम जो है एकता की बात करते हैं, हम समर्पण की बात करते हैं, तो हमारा समर्पण सबसे पहले जो राष्ट्र के लिए बनता है वो जनता की सेवा करने से ही, जनता को आगे पहुंचाने से। क्योंकि देखिए, जब मेरे राष्ट्र का, अगर मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो मेरे राष्ट्र का जब प्रत्येक व्यक्ति सक्षम हो जाएगा तो मेरा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जब मेरे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा तो मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो इस ओर भी हमें कार्य करना है। और पार्टी के बारे में जो है जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से व्यक्ति निर्माण पे भी फोकस करती आई है, और हमने कहीं ना कहीं व्यक्तित्व और व्यक्ति निर्माण दोनों पे कार्य किया है। यहाँ पर निश्चित रूप से आमजन जो है, आज जो है आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हैं, तो जीडीएस भी देख लीजिए आप, 19.75% है। यहाँ पर हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम प्रति वर्ष जो है रोजगार अब और भी देने वाले हैं पहले से अधिक। अब जो है हम रोजगार दिवस लगाते हैं, महंगाई जो है उस पर हम कंट्रोल करते हुए और अधिक आमदनी आदमी के बड़े इस पे कार्य कर रहे हैं। हम कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम जो है हवाई यात्राएं हमारी पहले से अधिक बढ़ रही है, अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो कोरोना के पहले जो टाइम था, जब जितने फ्लाइट्स चलती थी, आज उससे अधिक चल रही हैं और वो फुल जा रही हैं। आज होटल्स की बात करें तो हर क्षेत्र में, जहां पे भी हम, चाहे कृषि जगत की बात करें तो हम कृषि के क्षेत्र में जहां है, मध्य प्रदेश अपना नाम जो है राष्ट्र में सबसे अग्रसर करने की ओर है। और प्रत्येक प्रदेश, मैं तो यही बोलूंगा, मध्य प्रदेश ही क्यों, प्रत्येक प्रदेश जब तरक्की करेगा, तो यही सब रेजोल्यूशन है भारतीय जनता पार्टी की कि आगे बात कर रहे हैं आप, तक पे जहां हम कार्य कर रहे हैं उसको अग्रसर रखे सोचा जाए और निर्णय लिया। संतोष गौतम जी आप हमारे साथ में। संतोष जी, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता होने के पहले आप एक संजीदा व्यक्ति भी हैं, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से आप क्या अपने आप में बेहतरी चाहते हैं, उसके बाद में जो है कांग्रेस पार्टी में किस तरह की आवश्यकताएं हैं अपने आप को बदलने की या रिजोल्यूशन लेने की? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो समाज के हित में कितनी उन्नति के लिए योगदान दे सकता है, कितना लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद कर सकता है। आज फिर से एक बार कोरोना फैलने की जब बातें हो रही हैं, तो मैं सोचता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पहले भी जो योगदान दिया था उससे अधिक इस बार जो योगदान दे सकता हूं वो अपनी ओर से दूं। और जहां तक एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने का संबंध है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी लगातार ये सोच रही है कि जो सपना हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश को लेकर देखा था, वो सपना उसका पूरा हो। जैसे कि किसानों की कर्ज माफी, हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की। उसके बाद जब अगली सरकार आई तो उन्होंने कर्ज माफी पर रोक लगा दी। इसके बाद हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की जो बातें कही थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जो दी थी, वो आज तक फिर से शिवराज सरकार ने नहीं दी। सस्ती बिजली का जो सपना मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा था, जी शायद फिर से उसको एक बार फिर हम लोग पूरा करना चाहेंगे। दूसरा, मैं एक चीज कह दूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में लगातार नंबर 1 आ रहा है, चाहे वो महिला अत्याचारों का मामला हो, चाहे सामूहिक बलात्कारों का मामला हो, चाहे बच्चियों के अपहरण को लेकर मामला हो, मध्य प्रदेश हर मामले में पिछड़ा हुआ था। बिहार और झारखंड से उसकी तुलना हो रही थी। कुपोषण के मामले में जो श्योपुर जिला है वो भारत का इथियोपिया कहा जाता है। अलीराजपुर 18 वर्षों के लंबे शिवराज शासनकाल के बाद भी भारत का सबसे गरीब जिला बना हुआ है। बेरोजगार सड़कों पर है। और जिस प्रकार से संविदा के कर्मचारी लगातार इतनी भीषण ठंड के बावजूद भोपाल में सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, असंवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा सरकार की हो गई है। हम चाहते हैं कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बने तो एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, जिसका सपना कमलनाथ जी ने देखा था। अच्छी बात आप कर रहे हैं सतीश जी। दोनों पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, आपने देखा कि वो अपनी रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि रिजोल्यूशन होना और उसे पूरा करना, कहाँ कमी दिखाई देती है मध्य प्रदेश में? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजों पर बात करनी चाहिए कि रिजोल्यूशन पूरा कैसे हो? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, और धीर साहब ने कहा है कि खूब सारे ऐसे पक्ष हैं जिस पर वो काम कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों पर बात करनी चाहिए कि हम आखिर रिजोल्यूशन पूरा कैसे करें, कैसे हम अडिग रहें? देखिए, आजादी का सपना देखने वाले राजनेताओं से लेकर आज सरकारें चलाने वाले राजनेताओं तक सबने जनता की खुशहाली और देश को, प्रदेश को आगे ले जाने के सपने देखे हैं। और राजनीतिक दर्शन तो यही कहता है कि हम व्यवस्था को क्रियान्वयन की ओर ले जाएं। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है राजनेताओं के बीच में, मैंने बहुत करीब से मुख्यमंत्रियों को भी देखा है, द्वारका प्रसाद मिश्र से लेकर तो शिवराज सिंह तक, इन तमाम मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए और उनको, इनके ऊपर मैंने अपनी कलम चलाते हुए भी देखा है। अभी अभी एक मामला मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी ने उठाया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो,
या फिर इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, सबने गरीब को मकान देने की बात कही है। ठीक है, उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हों, कभी क्या और कभी क्या, लेकिन आप देखेंगे कि जो तंत्र हमारी व्यवस्था जो है वो उसमें इतने घुन भ्रष्टाचार के लग गए हैं, या फिर हमने राजनीतिक व्यवस्था को भी इतना भ्रष्ट बना दिया है कि वो बिना कमीशन के दुनिया चलती नहीं है। गरीब को मकान देने में भी कमीशन की बात करे और एक मंत्री को प्रधानमंत्री को पत्र, एक पूर्व मंत्री को प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़े, और फिर जब पत्र लिखा जाए उसके 24 घंटे में लोकायुक्त में चालान बन जाए, प्रकरण दर्ज हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था हमारी इतनी ज्यादा गई बीती हो गई है, इतनी उसमें घुन लग गई है कि अब उसके आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जैसे नरेंद्र मोदी को ये श्रेय तो जाता है कि उन्होंने ऊपर से भ्रष्टाचार को समाप्त किया, पर नीचे से भ्रष्टाचार अभी गया नहीं है। शिवराज सिंह की सरकार हो या कमलनाथ की सरकार हो, यदि दोनों के घोषणा पत्रों को देखेंगे, चुनावी वादों को देखेंगे, तो वो जनता के कल्याण के लिए सर्वोत्तम संकल्प हैं, लेकिन क्रियान्वयन की दृष्टि से राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वह इस तंत्र पर विजय प्राप्त करे। 2023 इस तंत्र पर विजय प्राप्त करने के संकल्प के साथ आएगा तो ही सरकारें अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगी। बहुत अच्छी बात है। गीत जी, एक बहुत सवाल जो है सतीश जी ने भी उठाया है, और ये बड़ा सवाल है कि सवाल ये नहीं है कि सरकार उसमें असफल है सफल है, ये अलग बात है, लेकिन जो अधिकारी एक वर्ग है, जो प्रशासनिक वर्ग है, उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मसला है। आप महसूस करते हैं ईमानदारी से कि इस पर वाकई काम करने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी के हित में काम हो सके? गीत जी। पंकज जी, मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आते हैं, और उसके ऊपर आप देखिए, जब ये मामले सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती है कि उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया भी है, पार्टी का अपना एक जो है निर्धारित सीमा रहती है, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो न्यायिक प्रक्रिया में भेजने के बाद में वहां के ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये बात, मेरे हिंदुस्तान का जो कानून है, न्याय सबको मिलता है, सत्य की हमेशा से जीत होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मामलों में कमी आई है। जैसा मेरे शरद जी ने अभी बोला, मैं जोशी जी ने जो बात बोली है, तो जोशी जी की बात से मैं सहमत हूं कि इसमें कमी आई, और निरंतर हमारे सामने कोई इस प्रकार के कोई विषय आते हैं तो बहुत अज्ञान उस पर हम गंभीरता से लेते हैं। एक बात पे मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, इसको व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा संतोष जी, लेकिन आपने जो बात शुरू करी वो द्वेष भावना से शुरू करी थी। मैंने बात करी थी राष्ट्र की प्रगति के लिए। देखिए, आपके राहुल जी भी अभी यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा में उन्होंने संकी नेकर में आग लगा के जो है वो यात्रा शुरू करी, तो द्वेष भावना शायद वहीं की थी, वो आ रही है आपकी बातों में। आपने क्योंकि बात करी थी कृषि क्षेत्र की, और आपने बात करी थी कि आपने शायद कुछ कर्जा माफ किया था, मैं नहीं पढ़ रहा कि कितना किया था कितना नहीं किया था। साहब, जो बाकी रह गया था ना, कोरोना का टाइम शुरू हो गया था और आप गिफ्ट में हमें कोरोना देकर गए थे, तो जो 2000 करोड़ रुपए बचा हुआ था वो तो शिवराज सरकार ने किया ही था, उसमें 1000 करोड़ रुपए और अपनी जेब से डाल के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो चुका था, कोई योजना बंद नहीं करी थी। अभी भी अगर किसी का बच्चा है, आपके संज्ञान में हो, लेके आइए, मैं करवा के देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करें, लेकिन आपने एक बात कही कि संतोष, कांग्रेस ने जो है वो कोरोना गिफ्ट में दिया था, तो कोरोना गिफ्ट कांग्रेस ने नहीं दिया था। ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है कि कोरोना जो है वो चाइना ने दिया था, कोई लैब में प्रोड्यूस किया हुआ कोई वायरस था। जी पंकज जी, देखिए, इस पे मैं इसलिए बोलूंगा कि कांग्रेस लेके आई थी, क्योंकि देखिए यहाँ तो देकर गई थे, उसके अलावा कोरोना जब चल रहा था तो यही राहुल जी, मेरे को नहीं मालूम गांधी है कि नहीं है, लेकिन सोनिया जी के पुत्र हैं, माननीय सांसद है, उसके अलावा ये वही सांसद है जो मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर केरल में चुनाव लड़ते हैं वायनाड से, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती पर जब आते हैं तो जिनको आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम, वो जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। खैर, उनकी मानसिकता, उनकी सोच है, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो माननीय सांसद बोल रहा हूं उनको। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने ये जब खेल इसलिए रचा था क्योंकि देखिए, चीनी राजदूत के साथ में नेपाल में जाकर जब मिले थे तो वहां पर एमओयू साइन किया था, ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन मेरे संतोष भाई ये बता दें कि एमओयू में क्या लिखा था। हम तो यही मान रहे हैं जो संतोष भाई बोल रहे हैं। संतोष भाई, आप ही बता दीजिए, सब चैनल्स पे डिबेट हुई थी। संतोष जी इंतजार कर रहे हैं कि वो आपका जवाब दे। संतोष जी, जो आरोप जिस संग से लगाए हैं गीत जी ने, क्या कहते हैं? क्या है कि गीत धीर जी जिस प्रकार से निचले स्तर पर जाकर बातें कर रहे हैं और मुझ पर कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जलन वाली बातें संतोष जी ने कही थी, मैं तो इनसे यही अपेक्षा कर सकता था। राहुल जी को उन्होंने बोला कि गांधी है कि उन्हें पता नहीं है,
तो ये बातें उस व्यक्ति को नहीं पता हो सकती हैं, क्योंकि जिसने कभी परिवार का पालन नहीं किया, जो पत्नी को छोड़कर भाग गया, और जिसके नेता तड़ी पार रहे हों, उसकी पार्टी के नेताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके पास तो वही संस्कार आएंगे ना, तड़ी पार वाले संस्कार आएंगे, या जो पत्नी को छोड़कर भाग गया, जो पारिवारिक अपना जीवन नहीं बिता पाया, ऐसे लोगों के संस्कारों की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, मैं एक बात ये भी ईमानदारी से कह दूं, इन्होंने कहा था कि कोरोना हम गिफ्ट में देके गए थे। कोरोना जब आया था तो भारत में आया था, पूरे विश्व में आया था, मध्य प्रदेश में अकेले नहीं आया था, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और जिस समय कोरोना आया, यहाँ पर शिवराज सिंह सरकार बना चुके थे, और वो सरकार तोड़ने के लिए तुलसीराम सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बैठे हुए थे बेंगलोर के रिसोर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी कोरोना लाने की प्रमुख तौर से जिम्मेदार है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी ये कर देंगे, तो किसानों की कर्ज माफी पर तो इन्होंने रोक लगाई है, और कमलनाथ सरकार को गिराया इसलिए गया क्योंकि वो इतनी लोकप्रिय हो रही थी, किसानों की कर्ज माफी करने के बाद में इतनी लोकप्रिय हो गई थी कमलनाथ सरकार की, इनको लगा कि हम भविष्य में फिर कभी सरकार में आ ही नहीं पाएंगे। माफियाओं की दुम पर पैर रख दिया था कमलनाथ ने। आपको याद होगा माफियाओं के विरुद्ध कितना बड़ा अभियान चलाया था, मिलावटखोरों के विरुद्ध कितना बड़ा अभियान चलाया था, शराब के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध कितना बड़ा अभियान चलाया था कमलनाथ ने। तो उन सबके पैसों से हमारी सरकार गिराई गई, क्योंकि उन्हीं के पैसों के दम पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फलते फूलते आए हैं। अभी सतीश जोशी जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दीपक जोशी ने अभी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आवास योजना में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। तो 17.5 करोड़ का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया घोटाले का, ये उस दीपक जोशी ने लगाया है, जिसके पिताजी ने मध्य प्रदेश में भाजपा को सींचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कैलाश जोशी ने। तो 17.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और वो भी पत्र किसको लिखा? पत्र लिखा प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री से उनको न्याय की उम्मीद नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए हुए इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के जनक हैं। चाहे डंपर ले लो, ई टेंडरिंग ले लो, व्यापम ले लो, इस प्रदेश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। और इसीलिए दीपक जोशी को उन पर विश्वास नहीं है। दीपक जोशी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को। आपने देखा इसके पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव पर अविश्वास व्यक्त किया था, लेकिन उन्होंने चिट्ठी किसको लिखी थी? मुख्यमंत्री को नहीं लिखी थी, क्योंकि उनको मालूम है एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट मुख्य सचिव को कैसे कार्रवाई करेगा। तो उन्होंने पत्र लिखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो इसमें इनका मुख्यमंत्री का भ्रष्टतम चेहरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री रहते हुए पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिख रहे हैं। और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है दीपक जोशी, वो मतलब इनकी पुरानी कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिख रहे हैं। उनको मालूम है मुख्यमंत्री तो खुद भ्रष्टों का जनक है। और जिस प्रकार से पोषण आहार घोटाला हुआ, उस समय मुख्यमंत्री उसके डिपार्टमेंट के मंत्री हुआ करते थे, प्रभारी मंत्री। मैं कहता हूं पूरी तरह से भ्रष्ट ये सरकार। अब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को विश्वास नहीं रहा। प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री रहते हुए पैदल चल रहे नंगे पैर। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके क्षेत्र की सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। तो इनमें गुटबाजी चरम पर है, इनमें भ्रष्टाचार चरम पर है, और ये प्रदेश और देश का क्या भला करेंगे? ये तो आप दीपक जोशी से पूछिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया से पूछिए, प्रद्युम्न तोमर से पूछिए। कांग्रेस वाले तो बाद में बताएंगे, पहले भाजपा के लोगों से करेंगे। जी जी जी, क्योंकि बहुत समय कम है, बहुत कम संक्षेप में बताइए। देखिए, क्रमशः उत्तर दे देता हूँ, जल्दी देता हूँ। पहले इन्होंने बात करी थी व्यापम की, अन्य मामलों के साथ सब में माननीय न्यायालय से जो है क्लीन चिट मिली है। जहां तक के बात आती है भ्रष्टाचार की, तो रौथिलपुरी जी जो आपके कमलनाथ जी के सभी भांजे जो छापा पड़ा, तो पैसा जो निकला था सबने देखा। तो भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री। मैं तो आदर करता हूँ तो बड़ी जेल के अंदर होंगी, और उनकी भी बात मृत्यु हो जाती है। शर्म आना चाहिए व्यापम पर आपको। सुनिए, रोज पत्रिका से लेकर में तस्वीरें छप रही है कि नर्मदा नदी का सीना छल नहीं किया। खुद बुधनी के अंदर ट्रैक्टरों से नर्मदा नदी से जिस तरीके से रेत निकाली जा रही है, तो मुख्यमंत्री अंधा है या भ्रष्टाचारी है? बुधनी के अंदर जिस प्रकार से रेत उत्खनन किया जा रहा है मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, मुख्यमंत्री इस प्रदेश बुरा लगता है। गौतम जी शांत रहिए। गौतम जी, समय चुकी कम है, जी जल्दी बोलिए, बताइए। देखिए, तो मैंने बताया रौथिलपुरी जी जो है वो भांजे थे कमलनाथ जी के। जब इनके यहाँ छापे पड़े थे, सबने देखा गाड़ियां और पैसा तो इनके यहाँ से निकला। हमें तो क्लीन चिट मिली हुई थी, हम ही ने बोला था। उसके अलावा प्रद्युम्न सिंह भाई साहब की बात बता रहे थे, माननीय मंत्री है साहब, जब तक कि आपके यहाँ थे ईमानदार हो गए, और हमारे यहाँ। खैर, विषय पे आता हूं मैं। वो जो सड़कों पर चल रहे थे इसलिए चल रहे थे क्योंकि जनता की बात जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हर आदमी को क्या पत्र लिखा था? बात मत करिए, उत्तर सुनिए। दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री को क्यों पत्र लिखा? क्या मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद नहीं है, या मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी अच्छी तरह से जानते हैं? सोनिया गांधी के घर ईडी नहीं जा रही है, उत्तर दे। क्योंकि हम लोग संतोष जी
पर, जो सोनिया गांधी को संतोष जी। विदेश के कारण ईडी भेज रहा है उनके घर पर। क्या बातें कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी चलिए, को दूध क्योंकि धुले हुए समय है, समय हमारे पास में कम है। सोनिया गांधी सतीश जी से ईडी पूछना भेज चाहेंगे, प्रधानमंत्री को। सतीश जी, क्या आपको लगता है जी। कि चूंकि एक पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष में होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, निश्चित रूप से कि एक तरीका भी है, कवायद भी है और जरूरी भी है मंथन के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता के हित में कोई साझा मापदंड भी तय होना चाहिए, कुछ साझा एजेंडा भी सामने आने चाहिए? देखिए, जब हम आने वाले नए साल की उम्मीदों पर चर्चा कर रहे हो, तब मैं इन बातों पर नहीं जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में कौन क्या कह रहा है और राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक सरकार चलाने वाला और एक सरकार पहले चलाने वाला व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या कह रहा है। जब हम अतीत पर गर्व करते हैं और वर्तमान में खड़े होकर भविष्य के ताने बाने बुनते हैं, सपने बुनते हैं, तब हमें वर्तमान का आत्म समीक्षा करनी चाहिए। जब हम नए साल की दहलीज पर खड़े हों और बीते साल को विदा कर रहे हों, तब हमें अपनी गलतियों पर, अपनी खामियों पर, अपनी राजनीतिक चिंताओं पर आत्मावलोकन करना चाहिए। वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, संघ परिवार हो या विश्व हिंदू परिषद हो या फिर कांग्रेस के आनुवंशिक संगठन हो। आप सब देखिए कि आजादी के समय आप सब ने क्या भूमिका अदा की थी, आज आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, आपके संगठन क्या थे और क्या हो गए हैं, और आपके संगठन क्या नहीं थे और क्या हो गए हैं। सत्ता हाथ में आती है, जाती है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, व्यक्ति राज करता है, चला जाता है, चर्चा होती है अच्छे कामों की। आने वाले साल में वही चर्चाएं होंगी जो उम्मीद लेकर आएंगी, और आने वाले साल में वही चर्चाएं होंगी जो आपकी आशा और सपनों पर पानी फेर रही होगी। इन्हीं के आधार पर होंगे 2023 के चुनाव। बहुत अच्छी बात है। 2023 के चुनाव होने हैं और कुछ ही घंटों के बाद में, आज 29 हो गया है और हम कुछ घंटों के बाद में जो है 2023 में दाखिल हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात सतीश जी ने भी कही और आप सबने भी कही कि हम आरोप प्रत्यारोप जरूरी है, होते हैं मंथन के लिए, लेकिन हम एक साझा कोई एजेंडा भी तय करें आम जनता के हित में और ये भी सोचें कि कहाँ कमियां रही हैं, तभी शायद नया साल सार्थक हो पाएगा। बहुत सारा नमस्कार जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज।